दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम सीटेट एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 के लिए बाल विकास व पेडागोजी का 3 जनवरी 2022 को ऑनलाइन वाला पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। और पहले भी हमने कई वीडियोस डाली हुई हैं पेपरों की, जो कि ऑनलाइन सारे पेपर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और मैं उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख लें, जिससे कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर बन सकें। और ये वीडियोज़ जो हैं सारी आपके लिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार, मतलब कुछ विचारधाराएं बनी हुई हैं, बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है। एक समान है सभी बच्चों में, ये बताना है। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, या फिर पूर्व अनुमान नहीं लगाया सकता बच्चे कैसे बढ़ेंगे, बड़ा होगा या छोटा होगा, इस तरीके से, मतलब लंबा होगा या छोटा होगा, इस तरीके से अनुमान नहीं लगा सकते। इसका जो ऑप्शन है बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कोई बच्चा गांव में पलता है, कोई शहर में पलता है, कोई किसी परिस्थिति में पलता है। कहने का मतलब है किसी की आर्थिक स्थिति नहीं, किसी की आर्थिक स्थिति बढ़िया है, किसी का रहन सहन बहुत अच्छा है। इस तरीके से हमारी बाल विकास की प्रक्रिया होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बाल विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। एक बार और पढ़ूंगा मैं इस क्वेश्चन को। विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। अब उन्होंने ये बताया है जो बच्चा जो होता है वो डेवलप होता है, वो मध्य से आरंभ होकर शरीर से सिरों की ओर बढ़ता है। कहने का मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर डेवलप होता है बच्चा। गामक कौशल वो होते हैं जिनसे कि बच्चा थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो अधोगामी होगा। क्या होगा? अधोगामी सिद्धांत बताता है इस बात को कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। विशिष्टता इसमें नहीं होगी, घुमावदार बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, मतलब उनके अंदर कल्पनाशीलता पैदा हो जाती है। शैशव अवस्था आपको पता ही है 0 से 2 वर्ष, और प्रारंभिक बाल अवस्था 0 से 6 वर्ष, और मध्य बाल अवस्था 6 से 11 वर्ष, और 11 से 18 वर्ष किशोर अवस्था। और ये आपको एक बात और याद रखना है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि जीन पियाजे ने कितनी संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हैं, तो वो 4 चढ़ दिए हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है। द्वितीयक का मतलब होता है दूसरी संस्था है, जिससे बच्चा, पहली जो संस्था होती है बच्चे की वो परिवार होती है। क्या होती है? परिवार। परिवार से बच्चा हर चीज सीखता है। दूसरी कौन सी होती है? मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। तो इसका हो जाएगा आपका दूसरा, तीसरा और चौथा आंसर बिल्कुल सही है। ये सामाजिकरण की द्वितीयक अवस्था है। और सामाजिकरण का नाम किसने दिया है ये तो आपको पता ही होगा, तो आपको कमेंट में बताना है। किस में बताना है? कमेंट में। अभी वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है रुचि को 3 पेंसिल दिखाई गई। रुचि एक लड़की है, उसको 3 पेंसिल दिखाई गई। पेंसिल खा से बड़ी है, पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विशेषता को दर्शाती है। मतलब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस विशेषता को दर्शाती है? भाई क्रमबद्धता का मतलब होता है किसी चीज को क्रम से लगाना। संरक्षण का मतलब होता है इसमें बच्चे जो होते हैं वस्तु को उसके रंग के हिसाब से पहचान लेते हैं। और सकर्मक अनुमान जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें बच्चा पुरानी सूचनाओं के आधार पर नई चीजों की खोज करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन फिर जीन पियाजे से है। एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता क्वेश्चन है इससे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक क्षण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। कहने का मतलब है जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था में होता है, तो बच्चा क्या काम कर लेता है? तो प्रतिवर्तन का क्या करता है? प्रतिवर्तन का काम जरूर करता है, मतलब बार बार चीजों को रिपीट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। कहने का मतलब है लॉरेंस कोहलरबर्ग ने 3 सिद्धांत दिए हैं। कितने दिए?
3 सिद्धांत दिए हैं उन्होंने, इसको भी आपको याद रखना है। और नैतिक विकास के किसके दिए हैं? नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं, मॉरलिटी के इसको हम कहते हैं। और अब उनके कौन कौन से हैं सिद्धांत आपको मैं बता दूं। एक तो पारंपरिक है, ठीक है, पारंपरिक है, और एक उत्तर पारंपरिक है, और पूर्व पारंपरिक चरण है। ये सारे 3 तो उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन अपारंपरिक जो है वो इनका चरण नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? मतलब क्या चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं क्या है। पहला है विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भों के आधार पर शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, सामाजिक संदर्भों के आधार पर तभी बात बनेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया? मतलब क्या चीज़ सबसे अच्छी तरीके से बताई कि बच्चा अच्छी तरीके से सीख जाता है। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप दिया हुआ है, इसमें हस्तक्षेप होता तो चल जाता, ये तो नहीं होगा। रटकर याद करने का कोई तरीका बताता नहीं है। गैर संदर्भ पाठ्यक्रम भी है नहीं, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। सहकर्मी सहयोगिता, उसके साथ जो काम करने वाले हैं तो उसको वो बताएंगे, इस तरीके से वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी प्रगतिवादी कक्षा में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? बच्चे के प्रति क्या विश्वास होना चाहिए? कठोर नियम बनाएगी? बिल्कुल नहीं। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विभिन्न प्रकार के समृद्ध अनुभव लाता है, कहने का मतलब बच्चों की बात भी सुनेगी और अपनी बात भी बताएगी। तो इस तरीके से एक प्रगतिवादी कक्षा में एक अध्यापिका का विश्वास अच्छा बच्चे पर बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है? किस विचारक ने बताया? तो वो हार्वर्ड गार्डन ने। किसने बताया? हार्वर्ड गार्डन ने 7 बुद्धि दी है। कितने दिए? 7। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, आपको याद रखना है। और लेव वाइगोत्स्की समाज से जुड़े हुए हैं। और अगला देखते हैं, लॉरेंस कोहलरबर्ग आपके नैतिक विकास दिया हुआ है, आपका नैतिक। ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। अब अगला क्वेश्चन, खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी। मतलब रोहन को एक गुड़िया मिल गई, कैसे तुम खेल लो, तो वो कहता है मुझे गुड़िया से खेलना पसंद नहीं है क्योंकि मैं लड़का हूं। तो ये किस बात का उदाहरण है? जेंडर भेदभाव का। इससे बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में, मतलब 1 महीने के अंदर में बच्चों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। मतलब बच्चों से ड्राफ्ट लिखवाता है और उनकी मदद करता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है, कहने मतलब सभी विद्यार्थियों के ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है, तो उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मानता है। कहने मतलब आप इस काम को कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को आप क्या कहेंगे भाई? योगात्मक तो नहीं होगा, मानक संदर्भित भी नहीं होगा, रचनात्मक होगा। क्या होगा? रचनात्मक। कहने का मतलब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होगी, बच्चा अपने आप खुद करके सीखेगा और उसे करके सीखने के अवसर प्रदान होंगे। ठीक है, और यही इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बहुभाषी। बहुभाषी का कक्षा में शिक्षक को, मतलब एक शिक्षक को कई भाषा आती हैं, तो मतलब बच्चे को किस तरीके से लाभ पहुंचा सकता है कक्षा के अंदर। पहला पॉइंट आता है वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना। कहने का मतलब आप अपनी मातृभाषा नहीं बोल सकते। ज़्यादातर विद्यार्थियों को बोली जाने वाली भाषा प्रमुख भाषा ये स्वीकार करना। कहने का मतलब है कि बच्चा की क्षेत्रीय भाषा अलग है और स्कूल की भाषा अलग है, तो उसी भाषा को एक्सेप्ट करना। या फिर भाषाओं की विविधता के बारे में जानकारी लेना है। कहने का मतलब है कई भाषाओं के बारे में बच्चों को जानकारी देना, विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार की भाषा इस्तेमाल करने की उनको अनुमति देना। कहने का मतलब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो अंग्रेजी बोलिए, हिंदी बोल सकते हैं तो हिंदी बोलिए क्लास के अंदर। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 से, और इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो पेडागोजी में पूछा जाए चाहे वो क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाए। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को, मतलब शिक्षा को क्या बना दिया है? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पहले आपने कोई चीज निर्धारित कर ली है, उस पर विषय वस्तु को केंद्रित होना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है भाई, समस्या का समाधान होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। मतलब जो भी कोई सीखने वाले लोग हैं
उनके अंदर चिंतन का विकास होना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित करना मतलब है कि इन्वेंशन करना, खोज करने के तरीके पर आधारित होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा वो दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं सीटेट के अंदर, तो आप लोग परिभाषाएं भी याद करिए कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए मतलब सिलेबस को जल्दी पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका ने अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछती हैं। कहने का मतलब है जल्दी सिलेबस पूरा हो जाए तो टीचर जो उनके पसंद के बच्चे उन्हीं से क्वेश्चन पूछती हैं। शिक्षिका द्वारा यह कार्य किया गया है, तो मतलब क्यों किया गया है, क्या इससे नुकसान होगा बच्चों के लिए। भाई पाठ्यक्रम पूरा करने को न्यायोचित, ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। यह दर्शाता है शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचान करने का अच्छा कौशल है, ये भी नहीं होगा। भाई इससे श्रेष्ठ बच्चा तो पहचाना जाएगा जब आप 4-5 बच्चों से खाली पूछ रहे हैं, बाकी बच्चे रह जा रहे हैं, तो उससे पता कौन चलेगा कौन सा बच्चा श्रेष्ठ है, कौन सा बच्चा बेकार है, कौन सा कमजोर है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों के समान अवसर की उपलब्धता से वंचित। कहने का मतलब है कि बच्चों को जो अवसर मिल रहे हैं उससे वो वंचित हो जा रहे हैं। इस तरीके का काम वो टीचर करा रही है क्लास के अंदर, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणज वैफल्य से जूझते। गुणज वैफल्य का मतलब होता है कोई चीज कैलकुलेशन करना ना आती हो बच्चों के अंदर। छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से आप क्या करेंगे। मतलब बच्चों के अंदर कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे जिससे बच्चा सीख जाए। कार्य को पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाधाएं। कहने का मतलब है 1 घंटे के अंदर ये काम कर ले, इस तरीके से तो नहीं करेंगे। भाई विद्यार्थी को दृश्य आधारित कैलकुलेटर मतलब उस पर दिखता भी हो प्लस माइनस भी होते हो, उस काम को करवाएंगे, अच्छे तरीके से बच्चा सीख जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित मतलब कोई बच्चा अंधा है, मतलब कम दिखता है उसे, तो विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी, मतलब अच्छी नहीं है। भाई स्पर्शिक ग्लोब को मतलब टच करके समझना तो वो तो बढ़िया है। छोटी अक्षर वाली पुस्तकें जब बिल्कुल अच्छा छोटे होंगे तो बच्चा क्या देख लेगा, वैसे ही उसे नहीं दिखाई देता और वो क्या देख लेगा। दृष्टपट सॉफ्टवेयर, ये बात भी सही चल जाएगी। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें ये भी चल जाएगी, लेकिन जो छोटे अक्षर वाली पुस्तकें हैं बिल्कुल नहीं चलेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से है। कथन वाले क्वेश्चन तर्क वाले जरूर आते हैं एग्जाम में, चाहे 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है, तो आप लोगों को सॉल्व करना सीख जाना चाहिए। तो देख कथन ए क्या कहता है, भाषा शिक्षण के दौरान भाषा का शिक्षण हो रहा है, एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी है। श्रवण का मतलब सुनने वाली ऑडियोबल बुक्स भी उपलब्ध करानी है। अब इसका तर्क क्या कहता है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प हैं, मतलब बताने के बच्चों को कई प्रकार के विकल्प हैं, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। कहने का मतलब कोई बच्चा अगर सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो उसी के हिसाब से हमको डील करना है। तो देखते हैं इसका जो ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है सृजनात्मकता बालक मैं निम्न में से कौन से गुण मोहित होंगे। मतलब जो बच्चा अच्छा है, होशियार है, क्रिएटिविटी रखता है अपने अंदर, तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होंगी। पहला आता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है, इसमें बच्चा एक वस्तु के समस्या समाधान के बारे में अलग तरीके से सोचता है, मतलब अलग अलग तरीके से उसको सोचता है। और अभिसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बच्चा जो होता है किसी भी समस्या समाधान को सिर्फ एक तरीके से सोचता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, अब अमूर्त चिंतन भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें बच्चा अपने दिमाग में किसी चित्र का वर्णन करता है या उसका एक खाका टाइप का बना लेता है कि मुझे ये काम आगे करना है, इस तरीके से करना है, तो वो एक अमूर्त चिंतन हो गया। नवीन मतलब नई तरीके की चीज़ों को सीखने की योग्यता, ये भी क्रिएटिविटी के अंदर आ गई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और चौथा ये बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर कथन से आ गया है। कथन ये देखते हैं, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब बच्चों की जो मूल्यांकन है वो टीचर किस तरीके कौन सी विधियों से करेंगे, अलग प्रकार की विधियां लेनी चाहिए, यह तो बात सही है। एक कक्षा में बच्चे की सफलता असफलता केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित होती है, ये बात भी सही है। अगर बच्चे को आपने कोई टेस्ट दे दिया, अगर बच्चा नहीं कर पाया तो इसका मतलब बच्चा ये नहीं है कि बच्चा ये असफल है, ऐसा नहीं है। तो आप क्या देखते हैं इसमें स्टेटमेंट में, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब किसी संपत्ति को पढ़ाने के लिए अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। मतलब किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए अध्यापिका जो है उदाहरण बताती है, पढ़ाने से पहले उसके उदाहरण बताती है, उसके बाद विद्यार्थी को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। तो इस क्रिया को अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, इसको आगमन किसको कहते हैं, आगमनात्मक तरीके से उसको प्रस्तुत कर रही है। पहले उदाहरण बताती है,
उदाहरण से नियम की ओर इसमें चलते हैं, और निगम में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ये विधियाँ भी पूछी जाती हैं। और अनुकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करके, मतलब किसी दूसरी चीज़ की सोच के समझकर अपने अंदर अनुकरण करना। प्रतिस्पर्धात्मक क्या होता है? कंपटीशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कठोर नियम बनाएंगे, बच्चा बिल्कुल नहीं मानेगा। बार बार शिकायत होगी तो भी बच्चा नहीं मानेगा। मापदंड दे देंगे तो भी नहीं। मापदंड और नियमों को स्थापित करके विद्यार्थियों की सहभागिता, कहने का मतलब है बच्चों को अपने साथ लगाएंगे काम में, तो बच्चे के अंदर और बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर बच्चा क्रिएटिविटी लाएगा, और बच्चा स्वयं उस काम को फिर करेगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए, मतलब इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, उन विकल्पों को चुनिए जिसमें बच्चा सीखता हो, लर्निंग होती है। भाई खेल कूद से ही बच्चा सीखता है, घर से भी सीखता है और क्लास में भी सीखता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसके ऑप्शन सही है। बच्चा हर जगह सीखता है, कोई भी जगह हो, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सब जगह सीखता है। सीखना कभी समाप्त नहीं होता, बस मरने के बाद समाप्त होता है सीखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? कहने का मतलब बच्चों के लिए इफेक्टिव विधि नहीं है, बच्चों को सॉल्यूशन देने की बिल्कुल भी। तो क्या देखते हैं क्या है इसमें? मुद्दों पर चर्चा करना, छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात भी सही है। बच्चों को आप लोग इनकरेज करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगला है, समस्या को हल करने के लिए छात्रों का विचार, कोई क्वेश्चन दे दिया तो उस पर बच्चों से कहिए कि आपको सोचिए समझिए गलत है या सही है, और अच्छे तरीके से करिए, ये बात भी सही है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विभिन्न शिक्षण सामग्री देंगे, ये बात भी सही है। कुछ मटेरियल दे देंगे और उसको समस्या का समाधान करिए, कोई किताब दे दी, इस क्वेश्चन को इसमें पर ढूंढिए। यहाँ पर देखते हैं ये तीनों तो सही है, लेकिन ये चौथा वाला जो है ये बिल्कुल गलत है। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब वो चीज़ बार बार रिपीट करना, तो ये समस्या समाधान का कौशल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी कक्षा का एक अभिलक्षण है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता निष्क्रिय, वे तो निष्क्रिय होंगे तो कोई काम बनेगा नहीं। पाठ्य पुस्तक पर बार बार जोर देंगे तो उससे भी कोई काम नहीं बनेगा। प्रश्न पूछने के लिए मना करेंगे बच्चों से तो उससे भी कोई काम नहीं बनेगा। कक्षा में बच्चों को पिछले अनुभवों के आधार पर नया ज्ञान देंगे। कहने का मतलब है जो अपना पुराना ज्ञान लेकर आए हैं, बच्चे कुछ सीख कर आए हैं किसी स्कूल से और दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया है, तो वहां पर पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से अपने जोड़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अवरोधक का मतलब है एक बैरियर टाइप की बन रही है, सीखना में बैरियर बनना है, तो क्या चीज़ है? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, ये बात तो सही है। भाई बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे। अधिगमकर्ता को लिए त्रुटियां करना एक लज्जानायक कार्य है। कहने का मतलब है जब मैं किसी को कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर मैं ही गलती करूंगा तो एक लज्जानायक कार्य है, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब होता है, एक बाहरी अभिप्रेरणा होती है और एक आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक का मतलब होता है खुद अंदर से मोटिवेशन आना। बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि बाहर की चीज़ों से मोटिवेशन अपने अंदर आना। तो अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय समय पर अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेना, भाई ये तो नहीं होगा। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। रेयान एक लड़का है और उसने कह दिया कि आपको 50 रुपये इस चीज़ पर आपको मिलेंगे, आपको इस पर रिसर्च करनी है और हमें कुछ क्वेश्चंस आपको ढूंढ के लाने हैं, तो हम आपको 50 रुपये देंगे। तो वो क्या करेगा? अलग अलग चीज़ों की खोज करेगा और उसके अंदर मोटिवेशन आएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। कहने का मतलब है बच्चों के स्कूल तो खुले नहीं थे कोविड-19 के अंदर, और बच्चों के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा था, तो बच्चों को नेगेटिविटी ने ज़्यादा प्रभावित किया। तो क्या मतलब है? इस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। प्रतियोगितात्मक संज्ञान, ये तो नहीं होगा। भाई संज्ञान और संवेग होगा। संज्ञान का मतलब होता है बच्चा मानसिक प्रक्रियाएं करता है, जैसे कि समस्या को सुलझाना, याद रखना, ये सब काम संज्ञान के अंदर आते हैं। और संवेग के अंदर क्या होता है? भय, क्रोध, प्रेम, ये सारी चीज़ें जुड़ी थी। तो दोनों ही चीज़ें ये कोविड-19 के अंदर बच्चे के अंदर थी, इस तरीके से बच्चा प्रभावित हुआ था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। अधिगम
अधिक सार्थक होगा। मतलब लर्निंग कब ज़्यादातर हेल्पफुल होगी और इफेक्टिव होगी, अगर वह मुख्यतः डैश हो, मतलब किस तरीके की हो, स्वनिर्देशित हो। कहने का मतलब है सेल्फ इंस्ट्रक्टिव हो, जिससे बच्चा अपने से अच्छी तरीके पे सीख सके। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 14 सही होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप ऐसी वीडियो अगर लगातार चाहते हैं हमारे चैनल पर, मैं आपको पूरे सीटेट एग्जाम्स की तैयारी कराऊंगा, लगातार लगा हुआ हूँ आपके साथ। आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।